हाँ, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय है अच्छी आय का जरिया। एक्वेरियम में मछली पालन को बना सकते हैं रोजगार का जरिया। अंडे और मांस की बढ़ती मांग को देखते हुए मुर्गी पालन अच्छी कमाई का रोजगार का साधन बनता जा रहा है और घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन बहुत कम लागत में शुरू भी किया जा सकता है। इसमें आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करके अपनी आय को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें कड़कनाथ मुर्गियों का पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर गिरिराज गोयल। मुर्गियों की एक बहुत बेहतरीन, बहुत प्रचलित, बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली जो नस्ल है कड़कनाथ, उसका पालन यहाँ के आदिवासियों द्वारा, झाबुआ जो यहाँ का क्षेत्र है उसके आदिवासियों द्वारा उसका पालन किया जाता है और धीरे धीरे ये नस्ल पूरे मध्य प्रदेश और अब पूरे भारत में इसका पालन प्रारंभ किया जा रहा है और किसान भाइयों द्वारा इस नस्ल के पालन से बहुत लाभ प्राप्त किया जा रहा है। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि आप भी इस लाभ में हिस्सेदार बने और आप किस प्रकार से इसका पालन करें। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कड़कनाथ। ये इस नस्ल का नाम काला मासी भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसका जो मांस है, इसका जो मीट है, उसका कलर पूरा काला होता है। और इसके साथ साथ में ऐसी भ्रांतियाँ भी मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके अंडे का रंग भी काला होता है। ये सत्य नहीं है। इसके अंडे का रंग बाकी देसी नस्लों की तरह भूरा होता है, ब्राउन होता है। केवल इसके मांस का कलर काला होता है और इसका जो रक्त है वो भी डार्क ब्राउन कलर का होता है, काले रंग का इसमें रक्त नहीं होता है। तो जब भी आप कभी कड़कनाथ नस्ल के चूजों को या इनकी मुर्गियों को कहीं से विक्रय कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो पूरी बाहर से पूर्ण रूप से उसकी कलगी, उसका जो लटकन है, वो सभी बैटल जिसको बोलते हैं, वो सभी पूर्ण रूप से काले हों, उनके पैर पूरे काले हों, उनके पंजे काले हों। जब ये पूर्ण रूप से काली होगी तो निश्चित रूप से वो नस्ल कड़कनाथ है। अगर किसान कम लागत और कम स्थान में देसी मुर्गी पालन की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनके लिए कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल को पालना काफी लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि कड़कनाथ मुर्गी के मांस और अंडों में प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही उसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम ब्रीड है। इसके मीट का दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा होता है। चटकदार काले रंग के इस मुर्गे में फैट न के बराबर होता है और स्वाद बड़ा अच्छा रहता है। इसमें विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। यह दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। तो इस नस्ल को प्राप्त करने के लिए आप झाबुआ का जो शासकीय कुक्कुट पालन परिक्षेत्र है वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं और कुछ और अन्य संस्थानों में भी ये नस्ल उपलब्ध है। किसान भाइयों, कड़कनाथ नस्ल का जो चूजा है उसका जो साइज है, उसका जो वजन है वो अन्य चूजों जो अन्य नस्ल के चूजे हैं उनके मुकाबले थोड़ा छोटा होता है।
तो इसमें भी हमको कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। जैसे कि इनके जो ब्रूडिंग का समय है वो अन्य नस्लों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है। इनको ज़्यादा समय तक गर्मी देने की ज़रूरत पड़ती है। इनके आवास और बाड़े का निर्माण के लिए किसान भाइयों, आपको अगर आप 100 मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं तो आपको करीब 300 से 400 स्क्वायर फीट ज़मीन की आवश्यकता होती है। प्रति मुर्गी 3 से 4 स्क्वायर फीट एरिया, उसमें से भी आप उस 300 से 400 स्क्वायर फीट एरिया में से उसका 1/3 हिस्सा 1/3 आप किसी एस्बेस्टस शीट की एक छतनुमा बनाकर अब थोड़ा उनको गर्मी, बरसात और धूप से बचने के लिए एक रहवास बनाना होता है, और बाकी एरिया को बाउंड्री वाल करके आपको बाकी शिकारी जो जानवर हैं उनसे बचाने के लिए आपको उसको एक बाड़ाबद्ध कर देना होता है। कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खान पान में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। यह हरे चारे में बरसीम, बाजरा चरी बड़े ही चाव से खाते हैं। इनके दाने में भी एक विशेष बात है कि इनमें चूंकि प्रोटीन और ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जो ब्रायलर नस्ल की मुर्गियों का दाना है वो अगर इनको दिया जाता है तो उसमें आपको वृद्धि प्राप्त होगी, लेकिन चूंकि उनकी कीमत ज़्यादा है तो आपका लाभ कम हो जाएगा। इसलिए आप इनको 16 से 18% प्रोटीन का भी दाना अगर उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से इनकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी बनी रहेगी और आपकी जो दाने में होने वाले खर्चे को भी आप कम कर सकेंगे। इसके बाद में दाने की मात्रा, जो छोटा बच्चा है उसको आपको प्रथम दिन 10 ग्राम दाने की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे दाने की मात्रा हम बढ़ाते जाते हैं और वयस्क मुर्गी में करीब 100 ग्राम दाना प्रतिदिन आपको इनको देना होता है। चूँकि कड़कनाथ नस्ल वैसे तो वातावरण के लिए बहुत अच्छी अनुकूलतम मानी गई है, लेकिन इनमें बीमारियां भी बहुत कम होती हैं, लेकिन तो भी हमको यह ध्यान रखना होगा कि इसमें रानीखेत नामक बीमारी का टीका नियमित अंतराल पर रखता रहे, जो कि 5 से 7 दिन की उम्र में, 21 दिन की उम्र में, इसके बाद 56 दिन की उम्र में लगाया जाता है। उसके बाद हर 2 माह के अंतराल पर आपको कड़कनाथ नस्ल की जो लेयर मुर्गी है उसमें आपको ये टीका लगाते रहना है। लासोटा स्ट्रेन का आपको उपयोग करना है। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 किलोग्राम वजन की हो जाती है और लगभग 5 महीने में 2 से 2.5 किलोग्राम की हो जाती है और प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देती है। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 रुपए का खर्च आता है और बाजार में यह 700 से 900 रुपए प्रति किलो की दर से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही राज्यों के पशुपालन विभाग से भी आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। राजस्थान में मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में ही लड़ने में बिजी। राजस्थान कांग्रेस की कला पर पीएम ने बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार में डूबी है कांग्रेस सरकार। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, अन्न भंडारण योजना को मिली मंजूरी, विश्व की सबसे बड़ी होगी योजना। मोदी कैबिनेट के फैसले को लेकर अनुराग ठाकुर ने प्रेस को किया संबोधित, अन्न भंडारण योजना की दी जानकारी, बोले भारत विश्व में अनाज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ये जरूरी है कि बदलते समय की मांग के अनुसार व्यवसायों को अपनाया जाए, तभी अच्छी आमदनी मिलेगी।
अगर रंगीन मछलियों के पालन की बात करें तो ये व्यवसाय अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है। अगर आप भी रंगीन मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार। मछली एक्वेरियम एक जलीय प्राकृतिक सौंदर्य रूप है। बाजार में विभिन्न आकार और आकृति के एक्वेरियम आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें आयताकार, गोल, वर्गाकार, त्रिकोण आदि काफी प्रचलित हैं। आप सुविधा के अनुसार इनका चयन कर सकते हैं, साथ ही इनको स्वयं घर पर भी बना सकते हैं। एक्वेरियम तैयार कर अनुकूलित करने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियाँ पाली जाती है। सर्वप्रथम आप जिस साइज का एक्वेरियम रखना चाहते हैं, मैं 3 बाई 2 फुट का एक्वेरियम सजेस्ट करता हूं, जिसमें कि एक आप 3 से 4 मछलियां, छोटी प्रजाति गोल्ड फिश या आप जेब्रा फिश और भी अन्य मछलियां रख सकते हैं जो अभी आप अपने में रखना चाहते हैं। रंगीन मछलियों के अनेक प्रजातियां हैं, पर इन्हें एक्वेरियम में एक साथ रखने के पहले जानना आवश्यक है कि ये एक दूसरे को हानि तो नहीं पहुंचाएगी। छोटी आकार की मछलियां रखना एक्वेरियम के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है, जिनमें शिशुजनक मछली जैसे गप्पी, शर्ड, टेल, प्लेटी, मौली आदि और अंडजनक मछली जैसे गौरामी, गोल्डफिश, एंजल, डॉलरफिश, पुंटियस आदि को पाल सकते हैं। आमतौर पर 2 से 5 सेंटीमीटर औसतन आकार की 50 मछलियां प्रति वर्ग मीटर जल में रखना ज्यादा बेहतर माना गया है। एक्वेरियम को खरीदने के बाद उसे सजाने से पहले अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें। इसके बाद साफ बालू की परत बिछा दें और उसके ऊपर छोटे छोटे रंगीन पत्थर की एक परत को बिछा दें। पत्थर बिछाने के बाद थर्मोस्टेट, एरेटर और फिल्टर को लगा दें। एक्वेरियम में जलीय पौधा लगाने से ये और भी आकर्षक लगता है। इसके लिए बाजारों में आजकल तरह तरह के कृत्रिम पौधे और खिलौने उपलब्ध हैं। और किसी भी एक्वेरियम में पानी जो है वो 2/3 ही भरें, 1/3 भाग उसका खुला रखें, ताकि उससे हवा के आदान प्रदान में भी अच्छा होता है। और गर्मियों में तो हमें तापमान, वातावरण के अनुकूल जो पानी का तापक्रम रहता है उसको तो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन विंटर के सीजन में हमें तापक्रम को अनुकूलित करने के लिए हमें थर्मोमीटर का या रियोस्टेट की आवश्यकता पड़ती है। एक्वेरियम में भरा जाने वाला पानी क्लोरीन मुक्त होना चाहिए, इसलिए यदि नल का पानी हो तो उसे कम से कम 1 दिन संग्रह कर छोड़ देना चाहिए और फिर उस पानी को एक्वेरियम में भरना चाहिए। मछलियों का प्राकृतिक आहार प्लक्व है, परंतु एक्वेरियम में मुख्यतः कृत्रिम आहार का प्रयोग किया जाता है। बाजार में रंग बिरंगे आकर्षक पैकेटों में इनका आहार उपलब्ध है। आहार दिन में 2 बार निश्चित समय में 2% शरीर भार के अनुसार दिया जाना चाहिए। यह मात्रा जरूरत के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। भोजन उतना ही देना चाहिए जितना मछलियाँ तुरंत खाकर खत्म कर दे। सप्ताह में 1 या 2 बार प्लक भी खिलाना चाहिए, इससे मछलियों की चमक बनी रहती है। खाना आप सुबह शाम दे सकते हैं, और अगर उसमें कोई रोग लगता है बीच बीच में आप 15 दिनों पे या महीने में एक बार मिथलिन ब्लू से पानी को 1% या 2% 2 ppm के साथ आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको मछलियों में कोई भी बाह्य परजीवी या कोई भी अन्य लक्षण नज़र आते हैं तो आप उसको 2 से 3 ppm पोटास में, क्योंकि एक्वेरियम मछलियों में अगर आप सामान्य रूप से अगर ध्यान देंगे तो रोग प्रबंधन करना बहुत ही आसान है। आप उनको आसानी से निकालें और स्नान बाथ की विधि से उसके रोग को प्रबंधित किया जा सकता है। एक्वेरियम में मछली पालन करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे थर्मोस्टेट द्वारा पानी का तापमान 34 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। एरेटर द्वारा वायु प्रवाह निरंतर करें। पानी साफ रखने के लिए फिल्टर का उपयोग करें। एक्वेरियम में उपस्थित अनावश्यक आहार उत्सर्जित पदार्थों को प्रतिदिन साइफन द्वारा बाहर निकाल दें। हर 15 दिन में एक बार आधा पानी निकालकर स्वच्छ पानी भरना चाहिए। यदि कोई मछली मर जाती है तो उसे तुरंत निकाल दें। नर मादा मछलियों को एक साथ रख सकते हैं, लेकिन अगर उनसे अगर बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को आप तुरंत ही अलग करें, नहीं तो मादा जो है बहुत सारी मछलियों की मादा जो है अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बच्चों को अलग सेग्रीगेट करके रख दें। और एरेशन जो है हमें हमेशा बनाए रखना है। सामान्यतः एक एरेटर काफ़ी होता है, 3 बाई
2 फीट के एक्वेरियम के लिए। अगर इससे बड़ा एक्वेरियम है तो आप बड़े साइज का एरेटर ले सकते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि एक्वेरियम कीपिंग से जो है इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ भी हैं, जैसा कि अनिद्रा की शिकायत हो जिनको, या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, वो सब अगर मछलियों को अपने घर में रखते हैं तो वास्तु के दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इससे आपको एक सुकून और शांति का भी एहसास होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। राजस्थान में मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में ही लड़ने में बिजी। राजस्थान कांग्रेस की कला पर पीएम ने बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार में डूबी है कांग्रेस सरकार। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, अन्न भंडारण योजना को मिली मंजूरी, विश्व की सबसे बड़ी होगी योजना। मोदी कैबिनेट के फैसले को लेकर अनुराग ठाकुर ने प्रेस को किया संबोधित, अन्न भंडारण योजना की दी जानकारी, बोले भारत विश्व में अनाज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, शहीद गुड्डाधर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कुमरावट, जगदलपुर, बस्तर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर और इससे लगे जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने एवं कहीं कहीं पर हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 40 से 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं चलने और इसकी गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसानों को विश्वसनीय स्रोतों से खरीफ धान के बीज की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों के पास सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की स्थिति में धान का धरहा तैयार करने के लिए खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर भुरभुरी खेत तैयार करें। इस प्रक्रिया में खरपतवार काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं और खेत तैयार रहने से जून के पहले पखवाड़े में धरहा तैयार करने के लिए बुआई कर सकते हैं। संवहनीय वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में ढैंचा और सनई जैसी हरी खाद वाली फसलों की बुआई का यह इष्टतम समय है। हरी खाद वाली फसलों को धान की रोपाई से 6 से 8 सप्ताह पहले मध्यम और निम्न भूमि की स्थिति में बोया जा सकता है। ढैंचा के 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। धान की रोपाई से पहले बेहतर अपघटन के लिए हरी खाद के पौधों को 6 से 8 सप्ताह की अवस्था में पलट दें। यह 6 से 7 टन हरा पदार्थ जोड़ता है और बदले में प्रति हेक्टेयर धान की फसल के लिए 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जोड़ता है। वर्तमान मौसम खरीफ सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च इत्यादि के धरहा डालने के लिए खेत एवं नर्सरी तैयार करने के लिए अनुकूल है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि लगभग 6 इंच ऊंची क्यारियां बनाकर रखें, जिससे नर्सरी में जल जमाव न हो सके। किसान भाई कंद वर्गीय सब्जियों जैसे जिमीकंद, शकरकंद और मसाला फसलें जैसे हल्दी, अदरक आदि की बुआई के लिए खेतों की तैयारी करें। साथ ही साथ बेल वाली सब्जियां लगाने के लिए छोटी पॉलीथीन थैलियों में नर्सरी तैयार करें। खरीफ फसलों के लिए भूमि तैयार करने के लिए गर्मियों की जुताई का उचित समय है। पहले जुताई के बाद FYM या कंपोस्ट को खेत में फैलाना चाहिए, फिर इसे मिट्टी में ठीक तरह से मिलाना चाहिए। दीमक के खिलाफ फसल की सुरक्षा के लिए अंतिम भूमि की तैयारी के समय
नीम या करंज केक को मिट्टी में मिलाना चाहिए। वर्षा ऋतु में विभिन्न फलों के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें और गड्ढे खोदकर तैयार कर दें और फलों के पेड़ की आवश्यकता के अनुसार गड्ढे के बीच की दूरी बनाए रखें। पशु बाड़े में हमेशा साफ एवं ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। यदि बाड़े के बाहर पानी का बर्तन रखते हो तो छायादार जगह पर रखें। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आगमन के लिए सही व्यवस्था रखें। गेहूं, चना एवं तिवड़ा के भूसा को पानी से बचाएं और पशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित स्थान में भंडारण करें। दुधारू पशुओं के आहार में दाना मिश्रण की मात्रा बढ़ा दें। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला, घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः इनसे बचाव के लिए पशु बाड़े में सही व्यवस्था करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सकरी, जिला नीमच के कृषक विनोद पाटीदार ने। ये कद्दू की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विनोद पाटीदार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। तो वर्तमान जो समय है वो ग्रीष्मकालीन सब्जियां जिन किसान भाइयों ने लगाई होगी उसमें एक महत्वपूर्ण जो फसल है कद्दू की, तो आज हम बात कर लेते हैं कद्दू खरपतवार प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी फसल का अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो फसल में खरपतवार नियंत्रण जो है एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, क्योंकि ये जो खरपतवार होते हैं वो मुख्य फसलों से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। जल के लिए, वायु के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल कमज़ोर रह जाती है और उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। और खरपतवार जो है वो फसलों से ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करते हैं, जिससे हमारी जो मुख्य फसल है उसमें उत्पादन थोड़ा सा कम रह जाता है। तो किसान भाइयों, आप सभी जो है अपने खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में कद्दू की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आप कद्दू की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करते हैं तभी आपको फसल से अधिक उत्पादन मिलेगा। अभी जो वर्तमान समय है ग्रीष्मकालीन का, उसमें तापमान लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पौधों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण की क्रिया जो है अत्यंत तेजी से हो रही है। तो किसान भाइयों, आप सभी को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इस फसल में आप खेतों में इष्टतम नमी बना के रखें। फसल की जल मांग और मिट्टी के प्रकार के अनुरूप ही हल्की मिट्टी में 6 से 8 दिन में, और जहाँ पर भारी मिट्टी हो वहाँ पर 8 से 10 दिन के अंतराल में हल्की सिंचाई लगातार देते रहें। कद्दू की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन करना जरूरी होता है, जिसके गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त होते हैं। अगर आप पोषक तत्वों के प्रयोग पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। तो आप समय पर करें कद्दू की फसल में उर्वरकों का प्रयोग। तो किसान भाइयों, जहाँ पर फसल आपको कमज़ोर दिखाई दे रही है वहाँ पर आप जो है 05234 या 0050 का 1 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, कद्दू की फसल को लाल भृंग कीट और भभूतिया रोग द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इनकी रोकथाम के उपायों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी फसल बहुत कमजोर हो जाती है और फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप लाल भृंग कीट और भभूतिया रोग का समय पर नियंत्रण करें। किसी भी फसल की जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है फसल सुरक्षा। तो अब हम बात करते हैं कद्दू की फसल में फसल सुरक्षा की। तो अगर इसमें कीटों की बात की जाए तो इसमें एक कद्दू का लाल कीड़ा जो है प्रकोप उसका जो है सबसे अधिक होता है, और ये सर्वांग भक्षी होता है। मतलब कद्दू की फसल के सभी अंगों को, मतलब पौधे के सभी अंगों को जो है ये कीड़ा खाता है, जैसे पत्तियां हो गई, चाहे उसके तने हो गए, और सभी भागों को जो है ये नुकसान पहुंचाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप खेतों की निगरानी लगातार करते रहें। अगर शुरुआती अवस्था में ये कीट है तो आप नीम आधारित
जो है कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। जो है 5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है शुरुआती अवस्था में कर सकते हैं। अगर कीड़े कम संख्या में आपको दिखते हैं तो, अगर आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच गई है कीटों की संख्या, तो आप कोई भी रासायनिक इंसेक्टिसाइड जो है जैसे क्विनालफास हो गया, उसकी 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। और इस क्रिया को मतलब लगातार 15 दिन के अंतराल में फिर से दोहराते रहें। अगर कीट दिखाई दे रहा है तो 15 दिन के अंतराल में फिर से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर इसमें प्रमुख रोगों की बात की जाए तो इसमें जो है भभूतिया रोग जो है इसका सबसे प्रमुख रोग है। चूँकि अभी कभी कभी बादल छाए हुए हैं और कभी कभी बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, तो ये अवस्था जो है इस रोग के बढ़ावे के लिए या इसका प्रसार जो है अधिक देखा जाता है ऐसे मौसम में। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बेंडाजिम की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अब इसका छिड़काव कर सकते हैं। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800